दोस्तों, आज पेश है नोटों में भगवान। ये कवर चित्र है दोस्तों। अग्नि अगली कॉमिक्स में आपने पढ़ा मकड़ी रानी और चमत्कारी चोर में कहानी है। एक ही कॉमिक्स आगे डाल रखी है। अब शुरू करते हैं दोस्तों। उधर हवेली के तहखाने में, हमें माफ़ कर दो मास्टर, आइंदा कभी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। हा हा हा। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। हमारा असली रूप हमें दे दो। हम वादा करते हैं तुम्हारी 7 पुश्तों में भी पुलिस की नौकरी नहीं करेगा। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें बीवी के बच्चे को पास जाने दो। और इस अठारह करती हुई वह रहस्य में आकृति हाल में मौजूद अपने आदमियों की तरफ पलटी और गुर्राई। देखो, देख रहे हो, यही हाल तुम लोगों का भी हो सकता है। रहम मास्टर रहम, इनसे पहले तुम्हारा हमारा कहर तुम पे टूटे। बताओ, पूरी ऐतिहासिक के बाद पुलिस को हवेली में कैसे पहुंची? कौन है वह गद्दार? हमने आपका नमक खाया है मास्टर, झूठ नहीं बोलेंगे। कल शाम मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के ने हमारी कार का पीछा करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन उन्हें डांस देकर निकल गए थे। यह झूठ बोल रहे हैं बॉस सरदार, वे 2 नहीं 3 थे। अब मेरी समझ में आया वो लड़की हवेली तक कैसे पहुंच गई। फिर चौकीदार रात में दाखिल हुए। अजय, विजय और टिंगू की मुलाकात के बारे में मास्टर को बताने लगा। जैसे ही खामोश हुआ, मास्टर दौड़ा। तुम लोग उन लड़कों को लौटने दिया मूर्ख। वे लड़के जरूर तुम्हें पहचान गए होंगे, इसलिए तेरा जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं रहे मास्टर। लेकिन मास्टर ने चौकीदार पर जरा भी रहम नहीं किया। अगले ही पलक झपकते ही, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हाँ, चौकीदार की मौत का नज़ारा बाकी देखकर आदमी बदन में दुरदुरी दौड़ गई। तभी मास्टर ने उनसे मुखातिब होकर भयंकर स्वर में बोला, तुम लोग फौरन उन लड़के को पता लगाओ, उन्हें ख़त्म कर दो, ताकि हवेली का जिक्र किसी की होठों पर ना आ सके। यस मास्टर। उधर तारकुंडे अजय, विजय टिंगू के मुंह खुलवाने के लिए सख्ती बरतने की सोच ही रहा था। सर, आपका फ़ोन है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही तारकुंडे अजय, विजय टिंगू के पलट कर स्वरू के स्वर में बोला, तुम लोग कुछ समय देता हूँ, फैसला कर लो। तुम लोग मुंह खुलवाने के लिए मुझे तुमसे सख्ती से पेश आना होगा। यह मत सोचो टिंगू, तो मैं कोई लिहाज करूँगा। तारकुंडे के बाहर जाते ही टिंगू से मुखातिब हुए बोला, तू ये समझा अपने पापा को। पापा को मकड़ी रानी समझा सकती है भाई। कुछ देर बाद हेड कांस्टेबल मोजीराम वहाँ आकर बोला, वो मारा ज़रूर है। मम्मी को फ़ोन आया होगा। वो मारा ज़रूर, मम्मी का फ़ोन आया होगा, वरना पापा समझ में हमारी बात निर्दोष निर्दोष पिता की बात कहाँ मानने वाले थे। तुम लोगों को छोड़ा जा रहा है। उनके जाने के बाद तारकुंडे गहरी सोच में पड़ गया। आईजी साहब ने भलाई नहीं छुड़वाने की क्या जरूरत थी। खैर, मैं भी देखता हूँ मकड़ी रानी कब तक अपने आप को बचाती है। खैर, एक बार कोई ठोस सबूत हाथ लग जाए। और तभी नए थाने अध्यक्ष इंस्पेक्टर शिंदे ने तारकुंडों की सोच को भंग करते हुए कहा, तारकुंडे, मेरा ख्याल है चोरी का माल ठिकाने लगाने की जरूरत कोशिश करेगा। हाँ, और अस्तमात ही विचार बिजली सी करौंदा तारकुंडे के मस्तिष्क में करौंद गया। गुड आइडिया, मुझे जोहरी के पूछताछ करनी चाहिए कि चोरी का माल खरीदते हैं। बिना समय गवाए ही तारकुंडे ने टैक्सी पकड़ी और सीधा जोहरी बाजार पहुंचा। फिर पूछताछ करते हुए सेठ लखन लाहौर वाले की दुकान पर जा घुसा। आइए आइए दरोगा साहब, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता। ऐसा लगता है जैसे इसे पहले ही कहीं देखा है, पर कहाँ। ललन लाहौर वाले को पहचानने की कोशिश करता हुआ तारकुंडे काउंटर के निकट पहुंचा। फिर गौर से जेब से हीरा निकल कर सामने रखता हुआ बोला, इस हीरो को पहचानते ललन मियाँ? इस हीरे और भी होंगे तुम्हारे पास? की बोला की कीमत मालूम पड़ता है। और
फिर लालन मियाँ ने हीरा हाथ में गौर से लेकर मुआयना करते हुए बोला, मुद्दत हो गई ऐसा लाजो हीरा देखी आंखें के सामने नहीं आग से गुजरा। ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो लालन मियाँ, मुझे पक्की पक्की खबर है कि चोरी के हीरे तुम्हारे खास कमजोरी है। अगर तुम आजकल में किसी ने तुम्हें हीरो का सौदा किया होता बिना हिल जरूरत बता दो, वरना कुछ देर ना नुकर करने के बाद लाहौर वाले ने हीरे का आभूषण खरीदने की बात स्वीकार कर ली। काफ़ी सस्ते दामों पर दे गया था। सो नीयत फिसल गई। कौन था वह? धीरे बोलिए, दीवारों के कान होते हैं, अगर बात उसके कानों में पहुंच गई समझ लो मेरी खैर नहीं। खैर तो तुम्हारी अब भी नहीं लालन मियाँ। खैर मेरे सवालों का जवाब सीधी तरह दो। बताता हूँ सरकार, भीतर चलिए, आप मेरी जान को मुसीबत में डाल रही हैं। बड़ा खतरनाक आदमी है वह, अगर उसे पता चल गया तो मैंने आपके बारे में बताया तो यूं गर्दन हलाल कर के रख देगा मेरी। ठीक है अंदर चलो, मगर होशियारी की दिखाने की कोशिश मत करना, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। फिर तारकुंडे लाहौर वाले के साथ भीतर कैबिन में पहुंचा। हाँ आप बोलो, कौन है वह? बताता हूँ हजूर, सब बताता हूँ, पर वादा कीजिए आप इस मामले में मेरा नाम जाहिर नहीं करेंगे। मेरा समय बर्बाद मत न करो। और तभी टड़ाक, दूसरे ही पल मूर्छित फर्श पर ढेर हो गया। जोखिम सरदार, इसे अड्डे पर ले जाने का प्रबंध करो भीमा, मैं मास्टर को खबर करता हूँ। उलल मियाँ के जाते ही भीमा अपने काम में जुट गया। थोड़ी देर बाद, आवा एहतियात से ले जाना, शीशे का सामान न टूटना जाए। और जल्दी ताबूत को सामने सफ़ेद छोटा मेटाडोर में रख दिया गया। और फिर जैसे ही मेटाडोर आगे बढ़ी, एक फिएट तुरंत मेटाडोर के पीछे लग गई और फिएट स्वयं मकड़ीरानी ड्राइवर कर रही थी। अगर मैं तारकुंडे पर नज़र नहीं रखती तो शायद तारकुंडों का पता लगाना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब एक बात तो साफ है, चमत्कारी चोर के आदमी शहर के चारों तरफ फैले हैं। लोहार वाला इस सच्चाई का प्रमाण है। फिर लगभग आधे घंटे बाद मेरा शक ठीक निकला। वे लोग हवेली की ओर जा रहे हैं जिसका जिक्र अजय विजय ने किया था। मुझे कार को यहीं छोड़ देना चाहिए। हो सकता है चमत्कारी चोर के आदमी इसकी इलाके की निगरानी कर रही हो। और कार को कच्ची सड़क के किनारे वृक्षों की आड़ में खड़ी कर मकड़ीरानी सलावे की तरह आगे बढ़ी जा रही थी। और कुछ देर बाद, गाड़ी वापस ले जाओ, मेरा फ़ोन का इंतज़ार करो। ठीक है सरदार। तो यह है इस चबूतरे का राज। वो ललन लाहौर वाले ने नज़रों से मंजल होते ही चबूतरे बने तो भागों में बट गया और अगले ही पल भीमा मेटाडोर लेकर वापस लौट पड़ा। इसे मैं बाद में देखूंगी, पहले चमत्कार चोर से निपट लूँ। दूसरे पल मकड़ीरानी ने गुप्त रास्ते से जंगल में हवेली की तरफ चल दी। और हवेली में पहुंचकर मकड़ीरानी को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तभी मकड़ीरानी अपने बेल्ट में कोई बटन दबाया और पलक झपकते ही हवेली की छत पर जा पहुंची। समय गवाए बिना अंधेरी सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतरती चली गई और कुछ ही देर बाद मकड़ीरानी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। ऐसा लगता है जैसे हवेली वर्षों से वीरान है। और ची सचमुच भूतिया हवेली लगती है। हवेली के अंदर भी कोई रास्ता तय करने की ज़रूर जाता होगा। मुझे जल्दी से उस रास्ते का पता लगाना चाहिए। और उस गुप्त रास्ते को होती हुई मकड़ीरानी एक सुजीत कमरे में पहुंची। आश्चर्य, इस वीरान हवेली में एक कमरा ऐसा साफ सुथरा सुजीत जरूर इसमें कोई रहता होगा। हो सकता है इस कमरे के में कोई गुप्त तहखाना हो। और अनजाने में मकड़ीरानी का हाल पलंग में लगे गुप्त स्विच पर दबाते ही यह फर्श नीचे धस रहा है। इस कमरे का सामान सही जगह पर मौजूद है। अजीब तिलस्म है। और कुछ देर बाद फर्श स्थित हो गया। ओह, तो यह तहखाने का तिलस्म द्वार। मकड़ीरानी ने गैलरी पार करते ही
मकड़ी रानी कुछ आगे बढ़ी, कुछ दूर जाकर दरवाजे गैलरी के मोड़ पार किया है। अब क्या खबर है बीमा? यह ललन लोहार की आवाज़ मालूम पड़ती है। अगले ही पल मकड़ी रानी ने खुले दरवाजे से अंदर झाँका। उन छोकरों ने मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उनकी मुश्किल आसान क्यों नहीं कर देते? उन्हें काली माँ के मंदिर में इसी बहाने बुला लो और उनका काम तमाम कर दो, समझ गए? हाँ। मकड़ी रानी ने दबे कदम से अंदर दाखिल हो गई। वो जैसे ही ललन लोहार ने रिसीव कैंडल पर रखा, कौन हो मकड़ी रानी तुम यहाँ? तेरी एक एक बात सुन चुकी हूँ। अब तू कानून की नज़रों में धूल नहीं जो सकता। मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं। ललन लोहार वाल उर्फ डाकू लखन सिंह, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। तुमने यहाँ आकर तो मेरी असलियत जानकर अपनी मौत को दाव दे ली। मकड़ी रानी कहने के साथ ललन मियाँ ने तेजी के साथ टेबल पर रखी रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसकी सारी फुर्ती धरी की धरी रह गई। तड़ाक! परंतु चोट की परवाह किए बिना ललन लाखन सिंह ने तुरंत अपने को संभाला और घायल चीते की तरह मकड़ी रानी पर झपटा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मकड़ी रानी। आजा बच्चों, अभी मुझे मजा चकाती हूँ। जैसे तैसे लाखन सिंह मकड़ी रानी करीब पहुंचा। गू 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 मक बोल, मास्टर कहाँ है? तारकुंडे को तुमने कहाँ रखा है? मकड़ी रानी अपनी बाहों का कचाव गर्दन पर छिन छिन बढ़ता जा रहा था। अगर जल्दी तूने जवाब नहीं दिया तो जिंदा नहीं रहेगा। बताता हूँ मेरी गर्दन। गर्दन पर कचाव कुछ कम हुआ। लाखन बोला, इंस्पेक्टर तारकुंडे तहखाने के कमरे में बेहोश हालत में कैद है और यह मैं जानता हूँ कि मास्टर कहाँ है। तू ऐसे नहीं बताएगा। मुझे छोड़ दो। और इससे पहले लाखन सिंह संभल पाता, जल्दी लाखन का धैर्य जवाब देगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। अब आए ना सीधे रास्ते पर। अब बताओ मास्टर कौन है और तेरा यह सब संबंध कब से संबंध हुआ? फिर लाखन सिंह ने बिना किसी विरोध के हवेली में अपने आगमन और मास्टर से हुई मुलाकात के बारे में मकड़ी रानी को बताने लगा। करीब 5 साल पहले पुलिस के पकड़ से बचता हुआ अपने 6 साथियों के साथ शहर में आया, पर इस शहर में छोटी सी मोटी डकैती डालनी शुरू कर दी। एक दिन डकैती डालने के इरादे से हम हवेली में आए। सरदार सुना है हवेली भूतिया है। हवेली में जाना खतरनाक खाली नहीं है। बकवास मत करो बीमा, भूत प्रेत का नाम कोई चीज़ नहीं होती। मैंने अपने आदमियों को प्रोत्साहित किया। यह बहुत पुरानी हवेली है। ऐसी हवेली में अक्सर खजाने गड़े होते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारे हाथ बारी न्यारे हो जाएंगे। ठीक है सरदार, जैसी तुम्हारी मर्जी। और मैं अपने साथियों सहित हवेली में दाखिल हुआ। हवेली का चपा चपा छान मारा। धूल और जालों के सिवा में कुछ नहीं मिला। अंत में कमरे में पहुंचे। अरे यह कमरा तो साफ सुथरा है, लेकिन यहाँ कोई रहता है तो फिर माल भी इसी कमरे में होगा। चलो ढूंढे। और पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं हाथ लगा। अजीब बात है, कमरे में रखे सामान को दीवार के साथ नट बोल्ट से क्यों कसा हुआ है? शायद रहने वाले को डर हो कहीं उसका पलंग उठाकर न ले जाए। तभी बीमा का हाथ स्विच पर टकराया। अगले ही फर्श नीचे धंसने लगा। ओह, अब समझ में आया कमरे का सामान के साथ नीचे क्यों धंस आया था। इतना कह लाखन सिंह एक पल सांस लेने के लिए रुका। फर्श को इस तरह बना गया था कि लिफ्ट का प्रयोग किया जाए और किसी को गुप्त रास्ते का पता न चले। तो चलो दाग देनी पड़ेगी दिमाग की जिसने उसे फर्श को लिफ्ट का निर्माण किया। लाखन सिंह का फिर कहना शुरू किया। खजाने की उम्मीद में हम गुप्त रास्ते से होते हुए इस तहखाने में आ गई और खजाना खोते खोते मास्टर प्रयोगशाला में जा पहुँचे। कौन हो तुम लोग? अपने हाथ ऊपर उठाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। क्या चाहते हो? जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ है वो तुम्हें अपने रिसर्च में लगा चुका हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरा साथ दो तो एक दिन तुम लोगों को दुनिया का सबसे अमीर बना दूंगा। वो कैसे? फिर मास्टर ने उन्हें अपनी चमत्कारी पोशाक के बारे में बताया और योजना में थोड़ा वक्त और लगेगा और प्रयोग पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता भी पड़ेगी।
मुझे मास्टर की बात जच गई और मैंने उसका साथ देने का निश्चय कर लिया। मैं लाखन बन गया और मास्टर की मदद करने लगा। मास्टर ने चमत्कारी पोशाक तैयार करने में काफ़ी समय लगा गया, लेकिन अभी 1 माह पहले ही जैसे ही चमत्कारी पोशाक तैयार हुई, मास्टर ने चोरी का सिलसिला शुरू कर दिया और लोगों के दोनों हाथों से धन बटोरने लगे। तुम और तुम्हारा मास्टर यह मालूम है चमत्कार कैसा। एक दिन उनका भ्रम टूटता रहता है और तुम्हारे मास्टर का भ्रम टूटने वाला है। कानून का पंजा उसकी गर्दन में पहुंच चुका है, लेकिन तुम और तुम्हारा कानून मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वह किसी को नहीं मालूम कि वह कौन है और कहाँ रहता है। वह यहाँ कब आएगा मुझे भी नहीं मालूम। वह छलावे की तरह आता है, उसी तरह गायब हो जाता है। उसके अपनी असलियत और ठिकाने के बारे में कभी नहीं बताया। इतना कहकर लाखन खामोश हो गया। मकड़ी रानी कुछ कहना चाहती थी कि वो लाखन भीमा से हुई बातचीत का ख्याल आया। अगले पल एडवोकेट विनाशक, मैं अपने बेटे अजय से बात करना चाहती हूँ। अजय घर पर नहीं है। कुछ ही देर में किसी का फोन आया था और बात करके तुरंत ही वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ चला गया। संबंध विच्छेद करते ही मकड़ी रानी टेलीफोन क्रेडिट पर रख दिया। वे लोग पुरानी काली माँ के मंदिर गए होंगे। मुझे तुरंत मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले इन लोगों का बंदोबस्त कर दूँ। और अगले ही पल धड़ाक, लाखन सिंह को समझ पता इससे पहले बेहोश करके ढेर कर दिया। और फिर मकड़ी रानी उन दोनों बदमाशों को बेहोशी की नींद सुला दिया और कमरे में पहरा दे रहे थे जिसे तारकुंडों ने कैद किया था। और एक ठोकर में दरवाज़ा टूटकर अंदर जा गिरा। और फिर मकड़ी रानी, तुम अच्छा हुआ तुम स्वयं होश आ गया और तुम्हें होश में लाने के लिए समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। तो मेरा शक ठीक निकला। शहर में और चोरियों में तुम्हारा हाथ है। अब मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहना कर दम लूँगा। बकवास बंद करो इंस्पेक्टर, कल से काम लो। अगर मैं तुम्हें कैद किया होता तो दरवाज़ा तोड़कर तुम्हारी मदद करने आती। मकड़ी रानी ने सब तारकुंडा सोचने पर मजबूत कर दिया और ठिनक कर रह गया। तभी मकड़ी रानी बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। ललन मियाँ डाकू लाखन सिंह है। इस समय वह उसके आदमियों बेहोश पड़े हैं। तुम चाहो तो उसे पकड़ने और अपराधी के अड्डे का पता लगाने का शहर अपने सिर बांध सकते हो। इतना कहकर मकड़ी रानी वापसी के लिए चल पड़ी। लेकिन सुनो तो, मकड़ी रानी वहाँ नहीं रुकी। फिर अज्ञात फोनकर्ता द्वारा भेजी गई कार अजय विजय टिंकू को पुरानी काली मंदिर के सामने उतारा। चालक महोदय, तुम हमें यहाँ कहाँ ले आई? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। मंदिर के अंदर जाओ, तुम लोगों को वहीं मिलेगा। कार चालक के बताने पर तीनों मंदिर के अंदर पहुँचे। कोई नहीं है, कोई है यहाँ? अंधेरे के सिवा कोई नहीं है। जरा टॉर्च चलाओ विजय, मुझे डर लग रहा है। इतना डर लग रहा है तो साथ आया ही क्यों था? फिर उलते हुए विजय ने टॉर्च जलाई और फिर अचानक मंदिर के भीतर के भाग में प्रकाश से ना उठा। तुम हवेली के मालिक का नाम और पता चाहिए था ना? नहीं अंकल, हमें तो किसी का नाम पता नहीं चाहिए, हमें माफ़ कर दो। और कहते हुए टिंगू ने बिसरते हुए रिवाल्वर दादी के पैरों में गिर पड़ा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, हाँ। लेकिन इससे पहले अजय विजय टिंगू की हरकत कर अभिप्राय समझ पाते। और अगले ही पल अब हंस उल्लू के दुम ठाके लगा। घुर्रे, शाबाश टिंगू, अपने आदमियों से कहो डंडे चाकू फेंक दे, वरना खोपड़ी में तरबूज की तरह फोड़ दूंगा। क्या देख रहे हो सालो, हथियार फेंक दो। फिर टिंकू का आदेश भीमा अपने साथियों को मानना पड़ गया। परिणाम स्वरूप भीमा और उसके साथियों बिना किसी परेशानी के अजय और टिंकू विजय ने पकड़ लिया। अजय कार चालक वीनी का साथी था। तुम जरा उनकी खबर लो, हम बदमाशों पर नज़र रखते हैं। ठीक है, तुम लोग इशारे मिलने पर तुरंत तुम लोग इन्हें बाहर ले आना। अजय रिवॉल्वर लेकर बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद इशारा मिलते ही टिंकू विजय भीमा और साथियों को भागते हुए बाहर निकाला। लगता है खतरा भाप कर इनका साथी भाग गया। कोई
बात नहीं, भाग कर जाएगा, कहा पहले इन चूहों को हवालात में पहुंचा दें, फिर उन्हें ढूंढेंगे। अभी अजय विजय टिंकू बीमा के साथियों को कार की पिछली सीट पर ठूस कर सवार हुए थे कि उसी समय कार से कुछ फासले पर मंगली रानी प्रकट हुई। बहुत खूब, मेरे साथी उम्मीद से ज़्यादा काबिल निकले। और मकड़ी रानी अजय विजय को आवाज़ देना चाहती थी, तभी निकट उसे फुसफुसाहट भरा स्वर सुनाई। उसके कानों में पड़ा, खुश हो रहे हैं बेवकूफ़, तुम नहीं जानते कि मैंने कार में टाइम बम फिट कर दिया। थाने पहुंचने से पहले तुम सब ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें ऊपर पहुंचाऊंगी, ऊपर। और अगले ही पल तड़ाक, आह! कार चालक से निपटने के पश्चात मुझे फौरन अपने साथियों का सावधान करना चाहिए। और मकड़ी रानी कुछ देर बाद, मकड़ी दीदी, अजय कार रोको, कार में टाइम बम फिट है। मकड़ी रानी की चेतावनी सुनकर अजय के ब्रेक दबता चला गया। ओह माय गॉड, कार के ब्रेक फेल है, अब क्या होगा? और टिंगू मकड़ी रानी को सूचित किया, मकड़ी दीदी, कार के ब्रेक फेल हैं, अब क्या करें हम? घबराओ नहीं, खैर घबराओ नहीं। कहने के साथ ही मकड़ी रानी कार के आगे निकल आई। और कुछ देर बाद ही, ओह मकड़ी दीदी, हट जाओ मकड़ी दीदी, हमारे लिए अपनी जान खतरे मत डालो। और जैसे ही मकड़ी दीदी के करीब पहुंची, गेट अप, हरी अप। और अजय विजय टिंकू कार से उतरे। मकड़ी रानी, हमें बचा दो। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले का यही अंजाम होता है। और कार अभी कुछ दूर गई थी। बड़ाम बड़ाम, दीदी, आज आपने सही समय पर पहुंचकर हमारी जान बचाई। तुम लोगों की जान लेने की कोशिश से यह तो जाहिर हो गया कि अपराधी तुम लोगों को खतरा हो गया है, लेकिन इसलिए शायद वो नहीं चाहता कि हम हवेली के मालिक के बारे में पता करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हवेली का मालिक का पता चल जाने पर उसे क्या नुकसान होगा? शायद हवेली के मालिक का नाम इस रहस्य से जुड़ा है। टिंगू के तर्क में काफ़ी दम है साथियों। अब हमें पता लगाना होगा कि हवेली का मालिक कौन है, लेकिन पहले तुम्हारी रिपोर्ट सुनना चाहती हूँ। हम सिर्फ इतना ही पता लगा सके कि हवेली सेठ हरीराम जीरावाला की पुश्तैनी हवेली थी। मतलब जब हम इस सेठ जीरावाला की यहाँ पूछताछ करने गए तो उससे बताया कि 6 साल पर उसने हवेली किसी प्रोफेसर भूषण सान्याल को बेच दी। लेकिन भूषण सान्याल के बारे में हम कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा सके। तभी फ़ोन किसी सूचना दी कि भूषण सान्याल के बारे में हमें बताना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। भूषण सान्याल का नाम सुनते मकड़ी रानी मन चौंकी। हमारे यहाँ कॉलेज का वैज्ञानिक एक प्रोफेसर था भूषण सान्याल, बड़ा ही काबिल अनुभवी, वह पैसों का लोभी, बड़ा ही रहस्यमयी, महत्वाकांक्षी तथा पैसों को भगवान मानता था, इसलिए उसे हीन नज़रों से देखा जाता था। खैर, एक दिन गायब हो गया। करीब 1 साल बाद अखबार में मैंने खुदकुशी का समाचार सुना और याद आया उसकी मौत के साथ एक हवेली का भी जिक्र था। बस मकड़ी रानी बुदबुदा उठी। ओ माय गॉड, मुझे पहले ही याद नहीं आया। कौन सी बात थी मकड़ी रानी दीदी? हमें फ़ौरन ही सेठ राम जीरावाला के यहाँ पहुँचना है दोस्तों, रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। इतना कहकर मकड़ी रानी कंप्यूटराइज घड़ी से जरिए फ्लाइंग स्विच से संबंध किया। कुछ देर बाद, दीदी वह देखो उड़ती हुई कार, यही तो है फ्लाइंग क्वीन। इसका कंप्यूटराइज इंजन मेरी आज्ञाकारी शिष्य है की तरह आदेश का पालन करता है। और जैसे ही अनोखी कार उनके सामने आकर उतरी, सभी कार में सवार हो गए। दीदी, आपने फ्लाइंग क्वीन के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? फ्लाइंग क्वीन मेरी नवीनतम खोज है दोस्तों, इसके बारे में फिर कभी विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल जो कुछ बताती हूँ उसे ध्यान से सुनो। और अजय विजय ने सेठ जीरालाल का पता बताने के लिए फ्लाइंग क्वीन को अपनी मंजिल तक तूफानी गति से उड़ चली। मकड़ी रानी और साथियों
के आवश्यक निर्देश देने के बाद हवेली की हुई कार्रवाई के बारे में बताते हुए बोली, अब तक इंस्पेक्टर तारकुंडे हवेली के तहखाने में पुलिस फोर्स बुला चुका होगा। चमत्कारी चोर के अलावा सब कुछ साथी पकड़े जा चुके होंगे और कुछ देर बाद चमत्कारी चोर भी कानून के गिरफ्त में होगा। और उधर अपनी विशाल कोठी में शयन कक्ष में हीरालाल जीरावाला बेचैनी हालत में चहलकदमी कर रहा था। तभी मकड़ी रानी ने खिड़की के रास्ते से प्रवेश किया। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते प्रोफेसर? चमत्कारी चोर भूषण सैनल, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हवेली पर पुलिस का कब्जा है और विद्युत उपकरणों के द्वारा हवेली के इर्द गिर्द फैलाए गए तुम्हारे नाटक का पर्दाफाश उठ चुका है। ओह, तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हें पहचान तो मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था प्रोफेसर। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मुझे यह बात ध्यान में आई कि हवेली में कई साल पहले खुदकुशी करने वाला व्यक्ति वास्तव में प्रोफेसर सान्याल नहीं, सेठ जीरालाल था। सेठ जीरावाला एक विदुर होने के साथ साथ तुमने खूब फायदा उठाया। उसकी हत्या करके तुमने प्रोफेसर को मुर्गा दिया और जीरावाला के रूप में आज भी जिंदा हो। लेकिन तुमने मेरे इस भेद का जाहिर नहीं करना पाओगी मकड़ी रानी। इतना कहकर प्रोफेसर ने अपने चेहरे पर जीरावाला का मास्क उतार फेंका और फिर बोला, तुमने मुझे काफ़ी क्षति पहुंचाई है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल तो मुझे अपनी जान की खैर बनाओ प्रोफेसर। इससे पहले मकड़ी रानी हरकत में आती है। हाँ हाँ गप। मकड़ी रानी तहखाने में गिरती। प्रोफेसर सान्याल दौड़ता हुआ कोठी के स्थित अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में पहुंचा। यह मेरी चमत्कारी पोशाक हाय, मैं बर्बाद हो गया। मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन यह सब कैसे हुआ? तभी तुम्हारा चमत्कार तो ख़त्म हो गया। अब हमारा चमत्कार देखो। तुम कौन हो लोग हो? प्रोफेसर के प्रश्न उत्तर देने के बजाय अजय ने यंत्र में लगा एक बटन दबा दिया और अगले ही पल और देखते हंसने लगे। यह क्या किया तुमने शैतानों? इससे अच्छा तो तुम मेरी जान ले लेते। तभी मकड़ी रानी कक्ष में दाखिल हुई। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है प्रोफेसर। अब तुम कीड़े मकोड़े की तरह जीना होगा। तुम नोटों को भगवान समझना, लेकिन आज तुम्हारा यह भगवान तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मुझे मार दो मकड़ी रानी, तुम्हारे हाथों जोड़ता हूँ। तुम्हें मौत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी प्रोफेसर। तुम्हारे लिए एक रास्ता है। तुम खुद जाकर अपने कानून के हवाले कर दो, अपना जुर्म स्वीकार कर लो। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, अपने सारे गुनाह कबूल कर लूँगा। तो फिर मैं तुम्हें इस अभिशापित किरण की कैद से मुक्त दिलाने का वादा करती हूँ। उधर हवेली में डाकू लाखन सिंह को गिरफ्तारी और गायब हुए पुलिसकर्मियों को बरामद करने की खबर मिलते ही आईजी जसवंत मेहरा फौरन थाने पहुंचा और तारकुंडे के मुख से अपनी सफलता का वर्णन सुनाते हुए तारकुंडे प्रशंसा करते हुए चिंतित स्वर में बोल उठा, लेकिन इंस्पेक्टर तारकुंडे, चमत्कारी चोर अभी पकड़ा नहीं गया। यह जब तक वह नहीं पकड़ा जाता। तभी प्रोफेसर सैनल की आवाज़ उन्हें चुका दिया। मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ गाजी साहब। और अगले पर गुड्डा से शरीक मानव अंदर दाखिल हुआ। यह मकड़ी रानी की कोई नई चाल है सर। आपने आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए यह गुड्डा भेज दिया। तुम चुप रहो। आजी साहब तारकुंडे दलील पर खड़ा हुआ ध्यान से देख। दलील पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें गुड्डे शरीक मानव से मुताबिक कर प्रश्न किया। कौन हो तुम? मैं चमत्कारी चोर भवन सान्याल हूँ। अपने आपको कानून के हवाले करता हूँ और आपके सारे जुर्म कबूल करता हूँ। कहकर उसने सारी बात आईजी को बता दी। लेकिन हमारे उस आदमी का क्या होगा जिन्होंने तुम्हें बौना बना दिया है? तभी डॉक्टर पूनम ने अंदर आते हुए बोली, उन्हें फिर से असली रूप में लाने के लिए दायित्व मेरा है डैडी। बेटी तुम यहाँ क्या करो? मैं सिर्फ यह इंजेक्शन लगाऊंगी और मकड़ी रानी ने मुझे देकर भेजा है। तभी तारकुंडे बोला,
लेकिन पूनम जी, आपका इसका आपके पास क्या परिणाम है कि इंजेक्शन आप लाई हैं वह मकड़ी रानी ने ही आपको दिया है, और क्या भरोसा इंजेक्शन में कारगर सिद्ध ना हो। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर और 4 सिपाही के साथ कक्ष में दाखिल होते हुए बोले, इसका परिणाम हमें सर गुलाब राय ज्वेलर्स के यहाँ चोरी कांड में मुठभेड़ में चमत्कारी चोर के हाथों गुड्डा बना दिया था। ओह इंस्पेक्टर भास्कर। फिर इंस्पेक्टर भास्कर ने आप बीती विस्तार से बताता हुआ बोला, सर मकड़ी रानी की वजह से हम नया जीवन मिला है। सर सर साहब ठीक कह रहे हैं। कांस्टेबल द्वारा इंस्पेक्टर के कथन की तकदीर करने पर एसपी निश्चिंत हो गए। वे डॉक्टर पूनम से मुखातिब हुए बोले, बेटी अब देर मत करो, तुम अपना काम शुरू कर दो। हम जानते हैं कि मकड़ी रानी देश की बेटी है, हमें उस पर गर्व है। पर इंस्पेक्टर तारकुंडे खामोश रहना ही उचित समझा। बेटा तारकुंडे चुप रहो वरना हो जाएगा कुंडा। मकड़ी रानी तो गई हाथ से, अब केस की सफलता की शोहरत भी हाथ धोने पड़ेगी। जैसा मौका देखो वैसा ही ढंग अपनाओ। हा हा हा। और इंस्पेक्टर तारकुंडे अपनी चालाकी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। समाप्त दोस्तों।